Hello everyone, let's start the session for today. In this session, we'll start the disposal of sewage effluents, है ना। अब देखो सीवेज इफ्लुएंट्स मतलब क्या, जो भी हमारे इफ्लुएंट्स इंडस्ट्री से जो भी हमारे निकला, ठीक है ना, सीवेज निकला, उसको डिस्पोजल की बात करेंगे। डिस्पोजल भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि कहीं भी उसको किधर भी डिस्पोज कर सकते हैं। तो मेनली डिस्पोजल जो की जाती है वो दो तरीके से किया जाता है। देखो, पहला हो गया डिस्पोजल इन वाटर, और दूसरा डिस्पोजल हम कर सकते हैं लैंड पे, है ना। अब वाटर में भी डिफरेंट सोर्सेज हैं, क्या क्या, जैसे कि मान लो डिस्पोजल हम, एक हो गया लेक, एक हो गया रिवर, और एक हो गया सी, है ना। तो देखो, जो हमारा लेक होता है, लेक में डिस्पोजल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है हमारा, कि लेक में हम डिस्पोजल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लेक जो है वो स्टैग्नेंट वाटर है, वहां पे पानी मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है तो क्या, वहां पे सेल्फ प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर वेस्ट हम एक जगह डिस्पोज कर देंगे तो वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यानी कि उसमें कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि डिस्पर्स नहीं कर रहा है वो सीवेज, उसके वजह से क्या हो जाएगा, वो खुद को प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा है। और जबकि रिवर और सी में एक क्वालिटी होती है, उसमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म चल रहा होता है, क्योंकि वो फ्लोइंग वाटर होता है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, लेक डिस्पोजल, डिस्पोजल इन लेक्स, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन लेक्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कभी भी हम लेक में डिस्पोजल नहीं करते हैं, ठीक है ना। याद रखना है इसको। कहाँ कहाँ करते हैं? रिवर में करते हैं और सी में करते हैं। तो देखो, अभी मैंने बात की ना आपसे, सेल्फ प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म चल रहा होता है। अब ये मैकेनिज्म होता क्या है कि जैसे ही हम, जैसे मान लो किसी पॉइंट पे रिवर फ्लो हो रही है, उसमें जैसे देखो, ये हमारी रिवर है ना, ये हमारी रिवर है। तो रिवर के किसी एक पॉइंट पे इंडस्ट्री से जो सीवेज होता है उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। ऐसा है क्या ये सीवेज यहीं पे रह जाएगा? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सीवेज क्या करेगा, वो भी सीवेज वाटर के साथ आगे फ्लो होता जाएगा, और डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो उस वाटर को वापस से प्यूरिफाई करने में हेल्प करेंगी। जैसे कुछ फिजिकल मैकेनिज्म्स हैं और कुछ केमिकल मैकेनिज्म्स हैं, तो उनको देखते हैं, ठीक। पहला फिजिकल मैकेनिज्म, देखो करो, आप लोग खुद भी सोच सकते हो, ये इजी है ना। पहला ये है, पहले मैंने कहा ना कि वाटर फ्लो करेगा तो उसके साथ साथ सीवेज क्या करेगा, डाइल्यूट हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो पहला है डाइल्यूशन एंड डिस्पर्शन, डाइल्यूशन एंड डिस्पर्शन, यानी कि जो सीवेज है हमारा वो धीरे धीरे डिस्पर्स होता जाएगा पानी में, ठीक। अब सेकंड, अब जो सीवेज है उसमें सेडिमेंटेशन भी हो रहा होगा वाटर में, अब टू सम एक्सटेंट तो हो ही रहा होगा, फ्लोइंग वाटर है फिर भी, तो सेडिमेंटेशन भी हो रहा होगा। सेडिमेंटेशन दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है। तीसरा है टेम्परेचर। देखो, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में क्या होगा हमारा, बताओ, रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो वो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, टेम्परेचर। और चौथा है सनलाइट, ठीक। ये है जो फिजिकल हमारे पैरामीटर्स हो गए, जो कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म को प्रमोट करते हैं। फिर कुछ केमिकल मैकेनिज्म्स भी हैं, या फिर केमिकल पैरामीटर्स भी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें एक हो गया फोटोसिंथेसिस। देखो, दिन के समय में क्या होता है कि जो भी एल्गी वगैरह होगा हमारा रिवर में, वो सरवाइव करने के लिए क्या, फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिस्पिरेशन करेगा, और ऑक्सीजन को वो छोड़ेगा। तो उस ऑक्सीजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट है, पर रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रात में तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, वो बस दिन में ही होगी, है ना। तो फिर भी एक मैकेनिज्म हो गया, ये फोटोसिंथेसिस हो गया। दूसरा हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कंटिन्यूसली चल रहा है वहां पे। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया एक मैकेनिज्म। और तीसरा हो गया रीएरेशन। हेनरीज लॉ, याद है ना, बताया था
कि जो भी हमारे वाटर में जितने भी हमारे गैसेस होंगे वो एटमॉस्फेयर में जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में ही आपस में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर से गैसेस ले लेंगे कुछ, ठीक है ना, ऑक्सीजन कंटिन्यूसली लेगा, इसलिए रीअरेशन हो रहा होगा वाटर में। रीअरेशन हो रहा होगा तो क्या होगा बताओ, जब रीअरेशन हो रहा होगा तो हमारा सेल्फ प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म चल रही होगी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं आपको। जैसे देखो, ये ध्यान में रखना क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे मान लो ये एक रिवर है, ठीक है ना, डिस्चार्ज इसका क्यू आर, ये सीवेज है, इसका डिस्चार्ज है क्यू एस, ठीक। तो जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है कि बीओडी जो है, रिवर का जो बीओडी है कुछ दिया हुआ है, और सीवेज का बीओडी दिया है, रिवर का टेम्परेचर दिया हुआ है, सीवेज का टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक, डिजोल्व ऑक्सीजन दिया हुआ है, दोनों का डिजोल्व ऑक्सीजन दिया है, सीवेज का, रिवर का, ठीक है ना। तो अब देखो इस पॉइंट के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद जो हमारा ये डिस्चार्ज है वो क्या है, वो रिवर का भी डिस्चार्ज है और सीवेज का भी है। तो यहाँ पे टोटल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस क्यू एस। अगर हमें यहाँ पे बताना हो कि बीओडी क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बीओडी ऑफ मिक्स, ये हम वेटेड एवरेज ले लेंगे, ठीक है ना, क्यू एस इंटू यू एस प्लस क्यू आर इंटू यू आर अपॉन क्यू एस प्लस क्यू आर, ठीक। सिमिलर वे में अगर हमें टेम्परेचर का मिक्स निकालना हो, उसको भी वेटेज एवरेज लेके ही हम करेंगे, है ना, क्यू आर इंटू टी आर अपॉन में क्यू एस प्लस क्यू आर। तो इस चीज को दिमाग में रखना कि वेटेड एवरेज लेके हम, जैसे अल्टीमेट बीओडी हुआ, बीओडी 5 हुआ, टेम्परेचर हुआ, तो मिक्स का निकालते हैं हम, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। चलो अब ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऑक्सीजन सैक कर्व। चलो देखो, अभी जस्ट मैंने ये बताया था ना कि एक क्या हो रहा है कि रिवर फ्लो हो रही है हमारी, रिवर, उसी में किसी एक पॉइंट पे बीच में हमने सीवेज डिस्चार्ज कर दिया रिवर पे, ठीक। तो अब ऑक्सीजन सैक कर्व में इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, इस पॉइंट पे मान लो ये वो पॉइंट है जहां पे क्या किया हमने, हमने सीवेज को डिस्चार्ज कर दिया, ठीक। तो वहां पे देखो, जैसे मान लो इसके पहले जब तक सीवेज डिस्चार्ज नहीं किया था हमने, तो जो रिवर में हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन था वो क्या था, सैचुरेटेड था, ठीक, क्या था, डीओ सेट। अब जैसे ही हमने सीवेज डिस्चार्ज किया वहां पे, तो थोड़ा सा लेंथ आगे जाते ही वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन में कुछ कमी आएगी, है ना, क्यों, क्योंकि सीवेज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करना शुरू करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन में जो भी कमी आएगी उससे हम एहसास लगा लेंगे, पता लग जाएगा हमें कि कुछ पॉल्यूशन था, क्योंकि ऑक्सीजन में कमी आएगी, उसी को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कुछ कमी आएगी, ये मान लो हमारा डीओ अभी का है, ठीक, डी बोल देते हैं। फिर ये कर्व ऐसे जाके कुछ बनता है, ठीक है ना। अब देखो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑक्सीजन सैक कर्व को। सॉरी, देखो अब ये है हमारा पहला जोन, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। इसे कहते हैं हम जोन ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक। डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड करता जा रहा है, ठीक। उसके बाद आता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। इस जोन से जो होता है वो फाउल गैसेस हमारे एमिट होते हैं, क्यों,
क्योंकि जैसे मान लो कि एक टाइम कभी कभार ऐसा भी आ जाता है किसी किसी केस में, जैसे मान लो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है ना, कि सीवेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड सीवेज है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे। तो एक टाइम हो सकता है ऐसा भी आए जब हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत कम हो जाए, ठीक है ना, और वो वहां पे अब एरोबिक रिस्पिरेशन करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है, ठीक। उस टाइम पे यहां से क्या आएगा, फाउल गैसेस आएंगे, ठीक। अब देखो इस जोन में ना, मतलब अपनी ओर से तो हम ये ट्राई करते हैं कि इस जोन में मिनिमम जो है डीओ 4 मिलीग्राम पर लीटर तो हो ही। हम ट्राई करते हैं कि 4 मिलीग्राम पर लीटर मिनिमम डीओ, क्यों, क्योंकि 4 मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड है एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल ऑफ फिश के लिए, या फिर एक्वेटिव लाइफ ताकि सही से चले उसके लिए मिनिमम ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है, 4 मिलीग्राम पर लीटर है। तो हम ट्राई करते हैं कि 4 मिलीग्राम तक तो रहे ही, है ना। और अगर उसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। और अगर ये सबसे नीचे वाले पॉइंट पे है, जैसे मान लो यहाँ पे 0 अगर हो गया डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो क्या होगा, फाउल गैसेस आएंगे, एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा, ठीक है ना। चलो अब एक तीसरा जोन है हमारा, इसका नाम है जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ रिकवरी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक बार हमारा ऑर्गेनिक मैटर पूरा डिकम्पोज हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, वापस से जैसे कि फ्लोइंग वाटर है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म चल रहा है, तो वापस से खुद को रीजनरेट करना चाहेगा, ऑक्सीजन का लेवल वापस से बढ़ना शुरू होगा, ठीक है ना, ये बढ़ना शुरू होगा ऑक्सीजन का लेवल। और ये लास्ट जोन है, जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ क्लियर वाटर। फिर एक टाइम वापस से ऐसा आएगा कि हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या सैचुरेशन पे चला जाएगा, फिर वापस से वो एक नॉर्मल रिवर से फ्लो कर रहा था इनिशियल केस में, उस तरीके का हो जाएगा, ठीक। ये कुछ लेंथ लेगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमने किया तो ये वाला हो गया, मान लो मेरा जोन 1 हो गया, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। फिर वहां से जोन 2, यहाँ पे एक्टिव डिकम्पोजिशन हो रहा है, जोन 3 रिकवरी हो रहा है, फिर वापस से जोन 5, यहाँ से वापस से हमें वैसे वही रिवर मिलना शुरू हो जाएगा जिसमें क्या था, डीओ सैचुरेटेड जितना उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन था, ठीक। अब देखो दो चीज और समझना है आपको, दो वैल्यूज, के आर और के डी, ठीक। ये है रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, ये है डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। अब देखो जोन 1 में क्या हो रहा है कि हमारा ये ऑक्सीजन में डेफिसिट होता जा रहा है, होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, बताओ, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। तो इस जोन में जो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन है वो ज्यादा है किससे, रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से, ठीक है ना। रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन, ठीक। और इस वाले स्टेज में रिकवरी में क्या हो रहा है कि वापस से ऑक्सीजन का लेवल हमारा बढ़ रहा है वाटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन जो है वो ग्रेटर है किससे, रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन से, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इस कर्व में आपको मेनली 4 जोन के नाम तो पता होने चाहिए, क्या क्या है रिपीट करवा रहा हूँ, जोन ऑफ डिग्रेडेशन है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन है, जोन ऑफ रिकवरी है, और जोन ऑफ क्लियर वाटर है, ठीक है ना। अब चलो जोन ऑफ डिग्रेडेशन जो है उसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, जोन ऑफ, बताओ, जोन ऑफ जो डीऑक्सीजनेशन है वो जोन ऑफ रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन जो है वो रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से ज्यादा होता है, यानी कि केडी के आर से ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन डिप्लीट करता जा रहा है, ठीक है ना। वापस से जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, के आर के डी से बड़ा होगा, ठीक। अब फिर लास्ट में क्या आता है, जोन ऑफ क्लियर वाटर आता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो अब देखो कुछ पॉइंट रह तो नहीं रहा है, नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रीटर फेल्प एनालिसिस की, है ना। देखो वैसे तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, लेकिन आप जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक फाइनल रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे सारे, है ना। तो उसी को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे और इसका ओवरव्यू देता हूँ। सेम बात करेंगे हम, जैसे अभी हम कर रहे थे ना कि यहाँ पे
ऑक्सीजन सैक कर्व में, उसी को आगे लेके चलते हैं एक बार वापस से, ठीक है ना। चलो, इनिशियली क्या है, ये लेवल है डीओ सैचुरेटेड का। जैसे ही सीवेज हमारे रिवर में गया, क्या हुआ, कुछ इनिशियल डेफिसिट मिला था हमें, ठीक है ना, ये इनिशियल डेफिसिट है। अब इस इनिशियल डेफिसिट की वैल्यू कोई बता सकता है क्या मुझे, बताओ। हाँ बता सकते हैं, क्यों, जैसे मान लो रिवर का डीओ जो था वो डीओ सैचुरेट के बराबर है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने जो ये मिक्स वाला कंसेप्ट बताया था ना आपको, अब मान लो यहाँ पे मुझे निकालना है डिजोल्व ऑक्सीजन मिक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये QS इंटू डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ S प्लस QR इंटू डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ रिवर अपॉन में QR प्लस QS। तो ये डीओ मिक्स जो हो गया वो किसका हो गया, सीवेज प्लस रिवर को जो मिक्स करके उसका डिजोल्व ऑक्सीजन इतना है, ठीक ना। तो वो सैचुरेटेड से कितना कम हुआ, वही है हमारा इनिशियल डेफिसिट डी नॉट, ठीक है ना, वो हो जाएगा इनिशियल डेफिसिट डी नॉट हो जाएगा। और ये क्या है मेरा, ये है मेरा डीओ मिक्स, किसका, रिवर प्लस सीवेज का, जो मिक्सचर का डिजोल्व ऑक्सीजन है वो है। समझ में आया, इनिशियल डेफिसिट डी नॉट कैसे निकलेगा, क्लियर है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं, देखो एज इट इज जैसे बता रहा हूं वैसे देखते रहना, क्योंकि इतना सफिशिएंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इनिशियल डेफिसिट क्या हो जाएगा, डी नॉट इज इक्वल टू डीओ सेट माइनस डीओ मिक्स, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब जनरली ये हमसे पूछता नहीं है कि किसी टाइम टी के बाद हमारा डेफिसिट कितना होगा, ये चीज नहीं पूछता है ना। पर क्वेश्चन में क्या पूछेगा उसके बारे में बात करूंगा मैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन टी है तो उस पर डेफिसिट dt हो गया। क्वेश्चन पूछता है आपसे क्रिटिकल डेफिसिट क्या हो गया, क्रिटिकल डेफिसिट वो हो गया कि मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन हमारा सैचुरेशन लिमिट से कम हुआ, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल डेफिसिट, ठीक है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरा डीओ मिनिमम होगा, ठीक। अब एक चीज और जानो, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट एफ, ठीक है ना, एफ ये होता है के आर अपॉन में के डी, इसको भी जानो, ठीक। अब देखो, अब मैं स्टीटर फेल्प का वही क्वेश्चन लिख रहा हूं जो मैं आपसे बता रहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो, एज पर स्टीटर फेल्प एल नॉट अपॉन में डी नॉट अपॉन में एफ, देखो ये आपको याद रखना है, यही चीज है यहाँ पे। अब बाकी चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक। एल नॉट अपॉन में डीसी, डीसी है मेरा क्रिटिकल डेफिसिट, एफ क्या है मेरा सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है के आर अपॉन में के डी, होल टू पावर एफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट 1 माइनस एफ माइनस वन डी नॉट बाई एल नॉट, ठीक। तो डी नॉट तो मेरा हो गया, ये हो गया इनिशियल डेफिसिट, ठीक है, ये डी नॉट है मेरा क्या, ये इनिशियल डेफिसिट है, ठीक। एफ मैंने आपको बता दिया, डीसी क्या है, डीसी है मेरा क्रिटिकल डेफिसिट, जनरली क्वेश्चन में क्रिटिकल डेफिसिट ही निकलवाता है आपसे, डीसी है मेरा क्रिटिकल डेफिसिट है। अब देखो, अब ये एल नॉट क्या है, एल नॉट है अल्टीमेट बीओडी, पर किसका, मिक्स का, मिक्स का मतलब क्योंकि जहां पे वो स्टेज जहां पे रिवर और सीवेज मिक्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं अल्टीमेट बीओडी ऑफ मिक्स, ठीक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बस ये फॉर्मूला याद है, इससे आपका ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे। प्रीवियस ईयर में भी आप देख सकते हैं, शायद एक आध बार कभी आया होगा या फिर नहीं भी आया होगा, पर स्टीटर फ्लैप एनालिसिस के लिए इतना डेटा आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। चलो, अब देखो, आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि के अगर हमें टी डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो टेम्परेचर में कुछ और दे रखा है, उस केस में कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये चीज तो आपको पहले भी पता है, के एट टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के एट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू थीटा की पावर ऑफ टी माइनस 20, ठीक है ना। अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में थीटा बदल जाएगा यहाँ पे,
जैसे मान लो केडी, हमें डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट के बारे में बात करना है, ठीक है ना। तो देखो, अगर इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा मेरा 1.047। ये डेटा मैं आपको पहले दे चुका हूं, पर रीऑक्सीडेशन कांस्टेंट के लिए नहीं दिया हूं, उसके लिए अभी बताऊंगा। और इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, तो थीटा कितना हो जाएगा 1.056, ठीक है ना। अब इस केस में इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस, तो थीटा हो जाएगा मेरा 1.016। इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, तो थीटा हो जाएगा 1.024, ठीक है ना। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए, अच्छा डेटा है ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पोजल इन लेक्स के बारे में। जैसे स्टार्टिंग में आपको कहा था ना मैंने कि लेक्स में डिस्पोजल क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है, एक बार उसको हल्का सा देख लेते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक के बारे में, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो पहले समझो प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि लेक में एल्गी का ग्रोथ होना, एल्गल ग्रोथ को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो क्या प्रोडक्टिविटी हमारे लिए अच्छी चीज है, बताओ। लेक में कहीं प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, मतलब बहुत ढेर सारे एल्गी का ग्रोथ है, तो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, बताओ। वो बुरी चीज है। ऐसा क्यों? प्रोडक्टिविटी देखो वो नेगेटिव सेंस में है, कि मतलब जितना प्रोडक्टिविटी हाई होगा उतना हमारे लिए बेकार है, क्योंकि एल्गी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। और अगर एल्गी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा कि पूरे लेक पे आपको एल्गी दिखेंगे, तो वाटर में ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगा क्या? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हो पाएगा? नहीं। सनलाइट जा पाएगा? नहीं। एक्वेटिक लाइफ विल ऑल्सो बी डिफिकल्ट, है ना। फिर एल्गी के साथ दिक्कत क्या है कि जब उसे अपने मान लो हमने सीवेज डाल दिया उस वाटर में जहाँ पे एल्गी ग्रोथ बहुत ज्यादा था, फिर वहां पे क्या हुआ कि सीवेज से जो न्यूट्रिएंट्स एल्गी को चाहिए था उन्होंने ले लिया और ग्रो कर गए। उसके बाद जब डाई ऑफ करेंगे एल्गी, तो वो क्या करेंगे, सेटल कर जाएंगे, क्योंकि लेक है। सेटल कर जाएंगे तो क्या होगा, नीचे पूरा हमें और खूब ढेर सारे ऑर्गेनिक रेसिड्यू मिल जाएगा, जिसकी वजह से अब देखो वो कहीं जा तो सकता नहीं सेटल करके, तो क्या होगा, लेक हमारा शैलोवर भी होता जाएगा। हाँ, तो प्रोडक्टिविटी कुल मिला जुला के क्या है, नेगेटिव सेंस में कहा जा रहा है, वो एक अच्छी चीज नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारा लेक प्रोडक्टिव ना हो, लेस प्रोडक्टिव हो, ठीक है ना। चलो, अब लेक को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी। चार तरीके से लेक को क्लासिफाई किया गया है प्रोडक्टिविटी की बेसिस पे। पहला, ओलियोग्राफिक लेक। पहला है ओलियोग्राफिक लेक, हमने पहला क्लासिफिकेशन दिया है लेक का प्रोडक्टिविटी की बेसिस पे, है ना। सेकंड है मीजोट्रॉपिक लेक। थर्ड है यूट्रॉपिक लेक। और फोर्थ है सेंसेंट लेक। ठीक, ये फोर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है लेक के ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब देखो, अब इन सारे के बारे में बताने से पहले पहले ये समझो कि लेक का जनरल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। एक लेक है, उस लेक को जनरली तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने। ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। ये जोन है, इसको कहते हैं हम एपिलिमिनियन। ठीक, सेकंड को कहते हैं मेटालिमिनियन, और लास्ट को हाइपोलिमिनियन, ठीक है ना। देखो, अब ओलियोग्राफिक लेक जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, लेस प्रोडक्टिव होता है, तो हमारे लिए अच्छी चीज है। इसका मतलब क्या है कि जो हाइपोलिमिनियन होता है, ये सबसे बॉटम मोस्ट पोर्शन जो होता है लेक का, वो क्या रहता है, हमेशा एरोबिक रहता है, ठीक है ना। तो हाइपोलिमिनियन इज एरोबिक। ठीक, अब देखो, मीजोट्रॉपिक लेक जो होता है उसमें प्रोडक्टिविटी मीडियम होती है, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मीडियम प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब थोड़ा प्रोडक्टिविटी रहेगी, एल्गी का फॉर्मेशन होगा। और इसमें भी जो हमारा हाइपोलिमिनियन होता है वो क्या होता है, वो एरोबिक होता है। ठीक, अब यूट्रॉपिक लेक क्या होता है। यूट्रॉपिक लेक एक ऐसा लेक है जिसमें की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है।
हाई प्रोडक्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा हाई एल्गी का फॉर्मेशन होगा, एल्गी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा हमारा, ठीक है ना। और इसमें जो हाइपोलिमिनियन होता है वो क्या होता है, एनारोबिक होती है, ठीक है ना, एनारोबिक होगा। तो उससे क्या डिसएडवांटेज है बताओ, फाउल गैसेस हमेशा इवॉल्व होंगे यूट्रॉपिक लेक्स में से, ठीक है ना। अब लास्ट आता है सेंसेंट लेक। अब सेंसेंट लेक क्या होता है कि इसमें देखो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई थी, तो उसमें एल्गी बहुत ग्रोथ हुआ, फिर ग्रोथ होने के बाद डाई हो गया, तो वो एल्गी डाई हुआ तो सेडिमेंट होकर नीचे चला जाएगा। तो इस प्लेस ये जो लेक होता है, इस ये लेक शैलोवर होता जाता है, ठीक है ना। और उसका जो बॉटम मोस्ट डिपॉजिट है वो क्या होता है, वहां पे हाइपोलिमिनेशन बचा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो डिपॉजिट होता गया होता गया होता गया, और बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने के बाद क्या हुआ कि वो लेक बहुत शैलो हो गया, इतना डिपॉजिट हो गया वहां पे कि जो हमारे नीचे का बॉटम मोस्ट लेयर है वो पूरा बहुत मार्शी हो गया, पूरा ऑर्गेनिक कंटेंट से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लेक हमारे किसी यूज का नहीं रहा, क्योंकि लेक इतना शैलो हो चुका है ये। तो सेंसेंट लेक क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी वेरी हाई, मार्शी लैंड बचता है बस, मार्शी लैंड, और लेक बिकम्स शैलोअर। ये सब इसके बारे में जान लो बस, ठीक है ना। ये है बस, समझ में आ गया। तो इसे याद रखना है ना, क्योंकि एक आध नंबर में बोल देता है ये ओलियोग्राफिक, म्यूजियोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक, सेंसेंट लेक, ये चारों लेक, ठीक है ना। चलो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि हमें परमिसिबल लिमिट्स पता होने चाहिए बस, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली बाकी सब जगह तो जैसे कि लेक्स का डिस्कस कर दिया, और आपको ये बता रखा है कि सी में मतलब अलाउड होता है कि वहां पे आप डिस्पोजल कर सकते हो। अब उसका भी एक आध क्राइटेरिया है कि वहां पे कहाँ कर सकते हो, वो दो केस है कि मतलब दो क्राइटेरिया उसमें, जब हाई टाइड्स हो तब जाके हम डिस्पोजल करते हैं, वो भी लगभग 5 किलोमीटर आगे, कहाँ से, बैंक से, है ना। तो वो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट लेक इसलिए था क्योंकि वहां पे डिस्पोजल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, इसीलिए उसके बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। चलो अब मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज फॉर डिस्पोजल, अब सबके लिए देखो हैं तो बहुत ढेर सारे, पर मैंने BOD5, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स और ऑयल ग्रीस, इन तीनों के लिए किया है, क्योंकि प्रीवियस डेटा से ऐसा देखा है कि इन्हीं से जनरली पूछ रहा है वो। तो ये तीन डेटा भी आपके दिमाग में रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। चलो तो BOD5 की मैक्सिमम वैल्यू रिवर में कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 20 मिलीग्राम पर लीटर, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे अधिक नहीं कर सकते, ठीक। अब सी में कितनी होनी चाहिए, सी में होनी चाहिए तो हमारी 100 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। लैंड में कितनी होनी चाहिए, लैंड में हमारी होनी चाहिए 500 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है ना। चलो अब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करते हैं, वो हमारा रिवर में मैक्सिमम लिमिट है उसका 30 मिलीग्राम पर लीटर, सी में कितना है 100 मिलीग्राम पर लीटर, और लैंड पे है 2100 मिलीग्राम पर लीटर। ऑयल ग्रीस की बात करते हैं, रिवर में ऑयल ग्रीस 10 मिलीग्राम पर लीटर अलाउड है, सी में 20 मिलीग्राम पर लीटर, और लैंड में 30 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। ये इसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो इस चैप्टर में इतना ही है बस, इतना मतलब मोर देन सफिशियंट है, बाकी की आपको जो मैं क्वेश्चंस करा दूंगा इस चैप्टर के, उसके बाद इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फंसेगा नहीं, है ना। सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के निकल जाएंगे, बिल्कुल गारंटीड है। तो चलो आज का सेशन अभी इस चैप्टर का खत्म करते हैं, अगले सेशन में हम शुरू कर देंगे आपका वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, ठीक है ना। वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना। चलो थैंक यू एवरीवन।